सो हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 10। है ना। चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है ना। क्योंकि जो एनवायरमेंट है उसके बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपने एनवायरमेंट खराब तो कर ही दिया है। ठीक है। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम एनवायरमेंट क्या होता है उसी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज एनवायरमेंट। तो जितनी भी चीजें, एवरीथिंग, ये यहीं पे खत्म हो गई बात। ठीक है। ये अकेले बात खत्म हो गई, एवरीथिंग। ठीक है। सारी चीजें वो एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ठीक है। ठीक है। लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सब कुछ। ठीक है। तो जितनी भी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट के अंडर आती है। ठीक है। अब जो पहला टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। ठीक है ना। तो इकोसिस्टम क्या होता है, देखो, ये वाला टेबल आपको याद है, मैंने लाइफ प्रोसेसेस में भी ये वाला टेबल मैंने आपको दिखाया था, है ना। कि मॉलिक्यूल से मिलके सेल बनता है, सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता था, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनता था, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से मिलके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलके कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी मिलती है तो क्या बन रही थी, ठीक है, यही बन रहा था, इकोसिस्टम बन रहा था। सो अब देखो, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया ना। तो अब देखना, अब इसका आपको जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इजीली याद रह जाएगा। ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है ना। देखो, जब भी एक इंटरेक्ट ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करेगा, ऑर्गेनिज्म यानी क्या, जब भी एक लिविंग नॉन लिविंग से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, जब भी एक लिविंग नॉन लिविंग से इंटरेक्ट करेगा, नॉन लिविंग किसके, एनवायरमेंट के। ठीक है ना। ये देखो, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है। तो अरे सिंपल है, इसको इतना याद रखो कि जब भी एक लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा तो वो हर चीज इकोसिस्टम का पार्ट होगी। समझ में आया। ठीक है। देखो, कम्युनिटी वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्ट, कम्युनिटी। ठीक है, ये रहा, कम्युनिटी से मिलके ही तो इकोसिस्टम बनता है। तो कम्युनिटी जहां पे मिलती है, ठीक है ना, कम्युनिटी मिलके, मतलब देखो हो क्या रहा है ना, कि यहाँ पे बेसिकली लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो तब जाके इकोसिस्टम बन रहा है। ठीक है। तो वही यहाँ पे कहना है कि लिविंग जब नॉन लिविंग के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, नॉन लिविंग के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। यही चीज इकोसिस्टम बना रही है। समझ में आया। ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है। नेचुरल यानी जो नेचर ने खुद दिया है, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक अपने आप में एक इकोसिस्टम है ना। समझ में आ रहा है। अब देखो एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, लेक एक इकोसिस्टम है, ओशियन एक इकोसिस्टम है। क्योंकि इन हर जगहों पे, जैसे फॉरेस्ट में लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, लेक के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। सेम उसी तरीके से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स भी होते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड, है ना। क्रॉप फील्ड यानी धान की खेती जहां जहां होती है, तो वहां पे भी लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। बहुत सारे वीड्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कोई कुछ कुछ सॉइल प्रोडक्ट, मतलब सॉइल मिनरलाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें चल रही होती है क्रॉप फील्ड के अंदर। एक्वेरियम, ठीक है, वहां पे भी लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, लिविंग नॉन लिविंग के साथ एक्वेरियम का एग्जांपल दो, कैसे इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो बेसिकली फिश होगी, फिश पानी के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, तो बेसिकली पानी तो नॉन लिविंग है ना। समझ में आ रहा है। और फिश इज लिविंग। समझ में आया। तो जहां जहां भी लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, उन सारी चीजों को वो इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम इस एनवायरमेंट, हम टेरेस्ट्रियल, मतलब हम एयर के साथ लगातार, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट हुआ। समझे, ये भी एक अलग इकोसिस्टम बन रहा है। ठीक है। सेम उसी के तरीके से गार्डन, गार्डन भी तो एक इकोसिस्टम का इकोसिस्टम ही बना रहा है। खुद सोचो, क्योंकि गार्डन में भी तो बहुत सारे लिविंग, जैसे बटरफ्लाईज है, ये सब फ्लावर के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी किसी कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें तो इकोसिस्टम बना रही होगी। ठीक है। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अभी मैंने बताया यार, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, यानी लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग में आ जाएंगे प्लांट्स और एनिमल, और नॉन लिविंग में आ जाएंगे एयर, वाटर, लैंड। ठीक है। मैंने जो जो एग्जांपल दिया वही एग्जांपल से। ठीक है। बायोटिक के अंदर अब हम तीन टाइप के मिलेंगे हमें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, है ना। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली प्लांट्स, है ना। यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे, जो लोग अपना खुद का खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है। जो कंज्यूम करते हैं, मतलब अपना खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो लोग सिर्फ किसी को खाते हैं। ठीक है। या तो वो प्लांट को खा रहे हो, या वो किसी को भी खा रहे हो, यानी वो एक ऑर्गेनिज्म को खा रहे हो, या फिर वो एक प्लांट को खा रहे हो, डजेंट मैटर, बट वो कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली वो खुद का खाना खुद नहीं बना रहे।
ठीक है, तो उन्हें हम कंज्यूमर की कैटेगरी में डाल देंगे। और डीकम्पोजर्स क्या है, तो डीकम्पोजर्स क्या है कि डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है ना, मतलब जो भी गंदा सड़ा हुआ, मतलब जो भी पड़ा हुआ रहता है, ह्यूमस है, ये सारी चीजें डीकम्पोजर्स में आएंगी, है ना। मतलब हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैंने याद है आपको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा था कि मशरूम क्या करता है ना, कि मशरूम क्या करता है, बाहर ही अपने खाने को डाइजेस्ट कर देता है, और उसके बाद उसे क्या करता है मशरूम, उसको कंज्यूम करता है। सो बेसिकली अब जो वो बाहर, वो जो कचरा पड़े रहेगा, ठीक है, जो मशरूम के बाहर, उसने तो न्यूट्रिशन ले लिया भाई, उसने जो यूजफुल था वो तो ले लिया, पर गंदगी तो बाहर पड़ी रहेगी ना। तो यहाँ पे उसको कौन डिकम्पोज करेगा, उसको कौन पचाएगा, अब जो बाहर वो जो कचरा पड़ा है, वहां पे डिकम्पोजर्स यूज होता है। तो समझ में आ रहा है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वैसे हिंदुइज्म में नहीं करते, लाइक हिंदुइज्म में तो जलाया जाता है एक डेड बॉडी को, बट इन सम अदर रिलीजन्स, ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन्स में क्या करा जाता है कि डेड बॉडी को गाड़ा जाता है जमीन के अंदर। तो अच्छा, अब वो डेड बॉडी को गाड़ दिया जाता है, तो वो डेड बॉडी एक लंबे टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। तो डिकम्पोज का काम कौन करता है जमीन के अंदर, तो बैक्टीरियाज कर रहे होते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिकम्पोजर्स, है ना। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स की, है ना। तो कंज्यूमर्स में हम भी कंज्यूमर्स में ही आते हैं, है ना। तो कंज्यूमर्स में चार कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, कौन कौन से, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट, ठीक है। हर्बीवोर्स कौन है, जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, ये रहे इसके एग्जांपल्स और ये लिखा हुआ, जो घास फूस खाते हैं यानी प्लांट ईटर्स। कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स, है ना, जो लोग मांस खाते हैं यानी मीट खाते हैं, सो दे आर कार्निवोर्स, है ना। एग्जांपल्स ये गिवन है, टाइगर, क्रोकोडाइल। तीसरा आते हैं ओमनीवोर्स, जो दोनों खाते हैं, हम जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है भाई, वो लोग कुछ भी ठूस लेते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन। तो ह्यूमन आता है ओमनीवोर में। अब चौथा बचा पैरासाइट। पैरासाइट हालांकि मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी पढ़ाया था, अब जाके लेक्चर चेक कर सकते हो, है ना। तो पैरासाइट में मैंने क्या पढ़ाया था, याद है, होस्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था कि होस्ट होता है लिव ऑन बॉडी ऑफ होस्ट, है ना, वो मतलब जिससे वो पैरासाइट क्या करता है ना, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाता है, या उसकी बॉडी के साथ कैसे भी करके वो इंटरेक्शन कर रहा होता है, और वो क्या कर रहा होता है ना, कि उससे खाना ले रहा होता है। तो पैरासाइट क्या है ना, यानी चिपकू आप कह सकते हो। पैरासाइट क्या है, चिपकू है, वो खाना आपसे ले रहा है, ठीक है, और होस्ट को बिना मारे, होस्ट मरेगा नहीं, क्योंकि होस्ट तो भाई बहुत ज्यादा उसके पास खाना होगा तभी तो। जैसे लाइस अगर आपने देखा होगा, ठीक है, लाइस ऑन ह्यूमंस, मतलब वो बेसिकली क्या करता है ना, आपकी स्किन पे ऊपर चिपक जाता है, और उससे फिर वो न्यूट्रिशन डिराइव करते रहता है। अब इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, कहाँ पे आपको कहोगे मेरे स्किन पे तो नहीं चिपका हुआ। अरे मतलब बालों में पता है जू होती है, समझ रहे हो ना, बालों में जू हो जाता है, मतलब कीड़े आ जाते हैं। अब उसको हिंदी में शायद ढील भी कहीं कहीं कहा जाता है, या कुछ ऐसा भी होता है। सो वो क्या होती है, वो बेसिकली वो पैरासाइट्स होता है। वो लोग आपके जो हेयर है, हेयर के अंदर आपके हेड से अटैच हो जाते हैं, और आपके हेड में से वो ब्लड सक आउट करते रहते हैं, और उनको न्यूट्रिशन मिलते रहता है। बट आप क्या उससे मरते हो, नहीं, आप नहीं मरोगे उससे, ठीक है ना, क्योंकि आप होस्ट हो, और होस्ट के पास ऑलरेडी बहुत एबंडेंस में होगा, तभी वो पैरासाइट आपसे ले रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, है ना। और लाइस ऑन ह्यूमन आपको मैंने एग्जांपल बता ही दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट किसके बारे में हमने बात की, इकोसिस्टम के बारे में बात की, ठीक है। अब हम फूड चेन के बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर इसके बाद एक्स्ट्रा अगर कोई पढ़ा रहा है, देखो मैं जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपकी बुक्स के मैं प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। मैं आपके नोट्स बनाने के लिए मैंने अलग अलग रेफरेंस बुक यूज की है, बट अगर आपकी बुक में, अगर आपकी एनसीईआरटी में वो वर्ड नहीं गिवन है, तो मैं उसको तुरंत हटा देता हूँ, ठीक है। सो वी स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी, है ना। हम एनसीईआरटी के बाहर का एक वर्ड आपको एक्स्ट्रा नहीं देंगे, एक वर्ड नहीं। और जबकि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दे टीच वेरी मच आउट ऑफ एनसीईआरटी, विच इज वेरी मच इररेलेवेंट, है ना। रेलिवेंट हो सकता है जिन बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकालने हैं, लाइक एनटीएससी एट 10th लेवल, बट जिनको सिर्फ बोर्ड्स निकालना है और एक बेसिक नॉलेज लेना है ना, तो उनके लिए बहुत सही है कि एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ो, ठीक है।
क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर के फालतू, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मोटी बुक है यार, आपके पास 1 साल है, ठीक है ना, 1 साल में आप उसके बाहर का भी आप पढ़ने लग जाओगे तो आप कैसे क्लियर करोगे? मतलब 10th पास तो हो जाओगे, वो तो आराम से हो जाओगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आपको नॉलेज, मैंने देखा है कि बुक्स का पूरा पढ़ा नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा बाहर का पढ़ाया जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं हुआ उससे। अच्छा, बुक्स में ही जितनी चीजें गिवन है उन्हीं चीजों को मैं ज्यादा बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, और बुक के बाहर का एक वर्ड नहीं छूटेगा, एक वर्ड नहीं लूंगा, बट बुक के अंदर का एक वर्ड नहीं छूटेगा। सो दैट्स माई थिंग, ठीक है, मैं इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा। और आई कैन अश्योर यू, आई कैन अश्योर यू कि कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है। अभी तक जितने चैप्टर्स हुए उनमें भी कोई टॉपिक नहीं छूटा है, और एक वर्ड भी ऐसा नहीं छूटा है जो आपकी बुक में गिवन है और मैंने नहीं पढ़ाया हो या मेरे नोट्स में इंक्लूडेड ना हो, या फिर एक वर्ड भी आपको, ऐसे 2-4 वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं जो आपकी बुक्स में ना हो, बट हो सकता है तो मैं वहां तक एलिमिनेट ही कर देता हूँ उन चीजों को, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फूड चेन क्या है ना, बेसिकली फूड चेन क्या है, देखो यहाँ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म ईट ईच अदर, ठीक है, खाना खाते हैं, जिससे देखो, जैसे ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगा, ठीक है। ग्रास कौन है, ग्रास इज आर प्रोड्यूसर्स, अभी हमने पढ़ा ना कि प्रोड्यूसर्स, ये लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर ग्रीन, ठीक है। तो इन लोगों ने फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बना लिया। अब ग्रास को कौन खाता है, डियर, है ना। ये हर्बीवोर्स, बेसिकली हर्बीवोर्स इसको खाते हैं। तो हर्बीवोर्स ने खाया घास को कौन, अब इन हर्बीवोर्स को कौन खा जाएंगे, कार्निवोर्स, है ना। और इन कार्निवोर्स को कौन खा जाते हैं, ओमनीवोर्स, है ना। समझ में आ रहा है, देखो। तो ये एक एग्जांपल था फूड चेन का, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नेचर में। स्टेप वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, ठीक है, एट ईच ट्रॉपिक लेवल। देखो ट्रॉपिक लेवल क्या है वो भी मैं बता दूंगा। जैसे दिस इज वन ट्रॉपिक लेवल, है ना, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दिस इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल, समझ में आ रहा है क्या है ट्रॉपिक लेवल। दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल। सो बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी जिस हिसाब से हो रही है, उस हिसाब से हम ट्रॉपिक लेवल डिफाइन करेंगे। जैसे ग्रास ने सबसे पहले खाना बनाया तो ये फर्स्ट हो गया। अब ग्रास से खाना डियर के पास गया इसलिए सेकंड हो गया, और डियर से लायन के पास गया इसलिए ये थर्ड हो गया। सो आई होप ट्रॉपिक लेवल भी आपको क्लियर होंगे। अभी देखो यहाँ पे आपके बुक में कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये फॉरेस्ट में, ठीक है, तो फॉरेस्ट में ये फूड चेन होगा, ठीक है, यानी पेड़ पौधों को कौन खाएगा, डियर, और ये इनको टाइगर खा जाएगा। यहाँ पे घास फूस को ये खाएगा, ग्रास ओपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, ठीक है। जो बी था ये ग्रासलैंड का एग्जांपल था, और तीसरा है पॉन्ड, यानी पानी के अंदर का एग्जांपल भी आपको गिवन है। जैसे इसको स्कॉर्पियन खाएगा, ठीक है ना, घास को, स्कॉर्पियन को कौन खाएगा, फिश खा जाएगी, और फिश को कौन खा जाएगा, क्रेन खा जाएगा। सो बेसिकली दिस वाज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ ट्रॉपिक लेवल का, तो दिस होल थिंग इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, है ना। दिस होल थिंग इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इनफैक्ट दिस वन ऑल्सो, ठीक है, सेकंड। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है ना, ये भी इंक्लूड हो जाएगा थर्ड में। और ये है, अब आए हैं ये फोर्थ, और ये है फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। सो ट्रॉपिक लेवल भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल, अब एनर्जी कैसे फ्लो होती है ट्रॉपिक लेवल में, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, सिंपल सी बात है ना यार, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। क्यों यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, यानी इसको अगर ये खाया तो ये इसी के पास तो गई एनर्जी। ऐसा तो अब ये तो नहीं हो सकता ना, बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया ना, कि स्कॉर्पियन ने घास को खाया और घास ने वापस स्कॉर्पियन को खा गया, क्या ये पॉसिबल है कि ये इसको खा जाए, नहीं, ये नहीं है ना पॉसिबल, इसलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ये एनर्जी सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन को क्या फिश खा सकती है, बिल्कुल नहीं। समझ में आया यूनिडायरेक्शनल फ्लो का क्या मतलब था, ठीक है। प्लांट कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, ठीक है। अगर सपोज करो 1% का क्या मतलब होता है ना, कि अगर कहीं से हजार, मान लो कि 1000 जूल ऑफ एनर्जी सनलाइट से आ रही है ना, ये सनलाइट 1000 जूल ऑफ एनर्जी दे रही है, तो प्लांट पता है कितना लेगा, प्लांट के पास सिर्फ 1 जूल ऑफ एनर्जी आएगी। नहीं सॉरी, अगेन 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 आई एम रिपीटिंग दिस। अगर 1000 जूल ऑफ एनर्जी सनलाइट से आएगी, तो सिर्फ 10 जूल एनर्जी जो है वो किसके पास आएगी, प्लांट के पास। क्यों, क्योंकि
1000 का 1% क्या होगा? 10 ही तो होगा। 1000 रुपए का 1% 10 रुपया ही तो होगा भाई। खुद सोच के देखो, है ना? तो दिस दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ 1%, है ना? तो ये था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो प्लांट कैप्चर ओनली 1% ऑफ सनलाइट, है ना? ये समझ में आया होगा। 10% लॉ है। देखो अब यहाँ पे है ना, आप लोग बहुत सारी चीजें मिक्सअप कर दोगे। यहाँ पे देखो 1% चीज अलग है, 10% वाली चीज अलग है। जब भी सनलाइट से प्लांट ले रहा होगा, ठीक है, जब भी सनलाइट से प्लांट ले रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये जो घास है ना, घास को कहाँ से मिला होगा? सनलाइट से मिला होगा। तो ये देखो अब, है ना? तो जब इन लोगों ने लिया, तो पहले वालों ने, इन लोगों ने सिर्फ ने 1% ही लिया सनलाइट से, सनलाइट की। बट अब जब ये जो चालू होगा ना, ट्रॉफिक लेवल का जब गेम चालू होगा ना, तो यहाँ पे 10-10% जाएगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पे हर जगह 10-10% जाएगा। देखो देखो, यहाँ पे भी 10% एनर्जी फ्लो हो रहा होगा। समझ में आया? कि जब इन लोगों ने सनलाइट से लिया, तब इन लोगों ने 1% ऑफ सनलाइट लिया, है ना? 1%। बट जब इन लोगों ने आ, हाँ, बट जब इन लोगों ने आगे, जब ट्रॉफिक लेवल्स चालू हो गए, यहाँ पे देखो, सनलाइट क्या ट्रॉफिक लेवल के अंदर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो ये है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जब सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे फूड जा रहा होगा, है ना, तब एनर्जी जा रही होगी, तब 10% का डिक्रीमेंट आएगा। अब 10% का डिक्रीमेंट क्या होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, प्लांट के पास 10 जूल ऑफ एनर्जी थी। तो सपोज करते हैं, इस एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर इसमें मैं 10,000 कर दूं, तो ये 100 जूल हो जाएगा। तो अब ये जो, अगर इसको नेक्स्ट कौन खाता है, मान लो प्लांट को कौन खाएगा, डियर को खिला देते हैं, तो ये 10 जूल ऑफ एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1% का डिक्रीमेंट था, बट यहाँ पे 10% का है। तो जब 10% का होगा तो एक जीरो कटेगा, और जब 1% का होगा तो दो जीरो कटेगा। एम आई ठीक है, एम आई क्लियर? मतलब मैं समझ में आ रहा हूँ? ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, आई होप आई एम क्लियर, है ना? ओके। 10% लॉ आपको समझ में आ गया कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जब भी ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी पास ऑन हो रही होगी, तो 10-10% पे होगी, ठीक है। 90% एनर्जी कहाँ पे जाती है? तो फिर 90% कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, कुछ डाइजेशन में यूज हो जाती है, और कुछ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज हो जाती है। ओके। सो अब यहाँ पे वापस से देखो, यहाँ पे मैंने वापस से लिख रखा था कि 10, देखो ये इसके पास कितना है, 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है। अच्छा, अब 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है, यानी इसको सनलाइट से कितना मिला होगा, है ना? इसको किसके पास कितना सनलाइट आया होगा? चलो बताओ बताओ बताओ। इसको सनलाइट से कितना आया होगा? यानी सनलाइट ने इसको कितना दिया होगा? मिनिमम तो इतना दिया ही होगा, है ना? इसका 1%, ये 1% है, तो दो जीरो बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। 3 2 5, यानी 1,00,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी गया होगा सनलाइट से। तब जाके प्रोड्यूसर्स को 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी मिला, और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को 100। उसके बाद हाँ देख, 1 लाख किसने दिया? सनलाइट ने दिया होगा, तब जाके ये जो प्रोड्यूसर्स है उसको 1000 मिल पाया होगा। यानी समझ रहे हो किस लेवल का करप्शन चल रहा है? यानी 1 लाख रुपीज सनलाइट ने दिया, बट जो प्रोड्यूसर है ना, उसको 1000 रुपीज ही मिला। और जब प्रोड्यूसर्स को 1000 मिला, तो इन लोगों ने आगे प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ 100 रुपए दिए। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर ने आगे वाले को सिर्फ 10 रुपए दिए। सर, सेकेंडरी कंज्यूमर ने टर्शरी को कितना दिया? सिर्फ 1 रुपीज दिया। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, है ना? ये हमारे इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, कि हाई करप्शन, बहुत हाई करप्शन चल रहा है भाई इधर, है ना? वेरी हाई करप्शन। तो यहाँ पे करप्शन की बात हो रही है। ऐसे भी हमें और एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एनवायरमेंट में तो करप्शन भी आ ही जाता है भाई। तो करप्शन को भी हमने इंक्लूड कर लिया, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है। सो फूड चेन की अब हम बात करते हैं। फूड चेन कंटेन 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू ग्रेडियंट ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, है ना? मैंने बताया ना कि यहाँ पे देखो 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल फूड चेन के अंदर होता है। देखो इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल है? ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो 4 ट्रॉफिक लेवल तो है। 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल जनरली होता ही है। और ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी,
यानी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है इस पिरामिड में, है ना। अब देखो, अच्छा, ये ओके, सो दिस ऑल थिंग, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ट्रॉपिक लेवल की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, और एनर्जी कैसे फ्लो कर रहा है, 1% वाला थिंग भी समझ में आया होगा, और 10% वाला भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज नथिंग, ठीक है, इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, ठीक है, हर ट्रॉपिक लेवल के साथ साथ जो, अरे देखो वो कह रहा है ना कि प्लांट आज के टाइम पे कैसे उगाया जा रहा है, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स, और भी बहुत सारे मैन्योर्स, मैन्योर तो फिर भी ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजों को यूज किया जा रहा है, यानी बहुत सारे केमिकल्स को यूज करके प्लांट को उगाया जा रहा है। अब प्लांट को कंज्यूम किया किसने, किसने, कौन कंज्यूम करेगा, डायरेक्ट ह्यूमन भी कंज्यूम कर लेता है कितनी बार प्लांट को, है ना, वी आर ओमनीवोर्स, हम कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। पर सपोज करो कि प्लांट को कंज्यूम किया डियर ने, डियर को कंज्यूम किया लायन ने, और वो जो केमिकल था ना, वो एक्यूमुलेट होते जाएगा। नहीं समझा, देखो केमिकल एक्यूमुलेशन कैसे होगा कि जब वो प्लांट को डियर ने खाया, तो डियर के पास कुछ केमिकल गया, डियर ने वापस से कहीं पे से खाया तो उसके पास और केमिकल गया, फिर उसने और घास खाया तो और केमिकल, फिर एक दिन शेर आया उसको खा गया डियर को, तो अब वो जो उतना सारा डियर ने केमिकल खाया वो सारा अब शेर को मिल गया, और शेर ने वैसे वैसे बहुत सारे केमिकल और जगह भी खा रखे होंगे, ठीक है। तो अब हाई अमाउंट ऑफ केमिकल शेर के अंदर ऑलरेडी आ गया, अब शेर को कौन खा गया, ह्यूमन खा गया, ठीक है, हंट करके खा गए भाई। तो अब इतना सारा अमाउंट एक साथ किसको मिल गया, ह्यूमन को मिल गया, और ह्यूमन वैसे सिर्फ एक शेर को थोड़ी खाएंगे, वो लोग भी तो रोज खाएंगे, तो ह्यूमन ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा, तो एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है केमिकल्स का। तो यही था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या हुआ ना कि जूम, यानी बहुत हाई अमाउंट में, कि मतलब सोचो आप एक प्लांट में हल्का सा केमिकल यूज किया और उससे कितना लार्ज इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इन अ फूड चेन, ये समझ में आया। एक्यूमुलेशन ऑफ हाईएस्ट, accumulation is highest in human body as human occupy the top level of any food chain, ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन है फूड चेन के, तो ह्यूमन ही है, क्योंकि वी आर ओमनीवोर्स। तो इसीलिए सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल किसमें हो रहा है, हम ह्यूमंस में हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखो नेचर में क्या है ना कि कभी भी फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हाँ, ये आपने फालतू पढ़ा, ठीक है। अब अभी मैं आपको साइंस की एक रियलिटी बताता हूँ, साइंस है ना बेसिकली, कोई भी चीज, जितनी भी चीज आप साइंस में पढ़ रहे हो वो एक्चुअली में हो ही नहीं रही है। वो सारी चीजें आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो सारी आइडियल कंडीशंस आप पढ़ रहे हो, आइडियल कंडीशंस रियलिटी में वर्क कर ही नहीं रही है। इसलिए आपने यूनाइटेड नेशंस के बारे में एसएस में पढ़ा होगा, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने एसएस में पढ़ा होगा, बट बेसिकली दे आर वर्किंग लाइक दैट, नहीं यार, वो लोग वैसे काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये सारी चीजें आइडियल कंडीशन में कैसे काम कर रही होगी वो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, बट रियल कंडीशंस और आइडियल कंडीशन काफी ज्यादा वेरी कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही फूड चेन है ना, जो रियल कंडीशंस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि फूड चेन का क्या कहना है कि वो एक लाइन से फूड, मतलब एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, बट क्या नेचर में ऐसा होता है, नहीं। नेचर में क्या हो रहा होता है कि ग्रास को डियर खा रहा है, ग्रास को बर्ड खा रहा है, ग्रास को रैबिट खा रहा है, ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, और ये सारे को फिर कौन खा जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इन सारों को लायन खा जाएगा, और इन सारों को टाइगर भी खा जाएगा, ईगल खा जाएगा, वहां रैबिट को मान लो स्नेक खा जाएगा, ये मतलब बहुत सारी चीजें, अभी भी एक आइडियल कंडीशन थोड़ी हो रही होगी, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ फ्लो हो रही होगी ना, बहुत सारी। तो जब ये सारी चीजें मिलती है ना, तो ये जाके मिलती है, ये बनाती है एक फूड वेब को, ठीक है। तो इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग फूड वेब। तो आई थिंक फूड वेब आपको क्लियर हो गया होगा कि देखो ग्रास ऊपर था, ठीक है, ग्रास ऊपर प्लांट को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया, इसको साथ ही साथ चूहे ने भी खा लिया, इसको साथ ही साथ रैबिट ने खा लिया, अब ये रैबिट और चूहा इन दोनों को ईगल ने खा लिया। अब देखो ईगल ने किसको खाया, यहाँ पे स्नेक को भी खा लिया होगा, स्नेक ने फ्रॉग को खाया होगा, और उसी फ्रॉग ने इस ग्रास ऊपर को खाया होगा, और उस ग्रास ऊपर ने इस प्लांट को खाया होगा। तो ये पूरी चीजें मिलकर एक फूड वेब बना देगी, यानी बहुत सारे फूड चेन्स, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फूड चेन, है ना, प्लस फूड चेन, ठीक है, प्लस फूड चेन, है ना, इज इक्वल्स टू फूड वेब, यानी बहुत सारे फूड चेन मिलके फूड वेब बना देंगे। सो आई होप फूड
वेब भी आपको क्लियर होगा। यानी एक जाल बना देंगे, एक नेटवर्क बना देंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख सकता है, आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा फूड वेब दिख रहा है ना। इसमें बहुत सारे फूड चेन्स इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, और इसको कोई किसी को भी खा रहा है। ये देखो मेढक को सांप भी खा जा रहा है। अब सांप को ईगल भी खा सकता है, और ये भी खा सकता है। ठीक है, इसको कितनी बार डायरेक्ट ये मोर खा जा रहा है घास को, है ना, और कितनी बार मोर को सांप खा जा रहा है। सांप को मोर खा जा रहा है, और मोर कितनी बार घास भी डायरेक्ट खा रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत पूरा एक उलझा हुआ नेटवर्क बना हुआ है। तो फूड वेब भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, वही वाला डायग्राम है जो मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे 1 लाख किलो जूल ऑफ एनर्जी थी। तो उसको जब ये खाएगा तो यहाँ पे 1% का फ्लो होगा। ठीक है, जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ 1% का फ्लो होगा, बट यहाँ से 10% का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो जब भी 1% का फ्लो होगा ना, तो दो दो जीरो कट हो जाएंगे, यानी 3 जीरो बचेंगे। बट जब 10% का होगा तो 1 जीरो कटेगा, फिर ये 1 जीरो कटेगा। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे आपका चैप्टर 50% कंप्लीट हो गया। हाँ, बहुत ही छोटा चैप्टर है। अब यहाँ पे 50%। हाँ, अब देखो हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हैं। ठीक है, आपको एक मालूम है, पॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है ना, और वेस्ट मैनेजमेंट है। अब मैंने यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और वेस्ट मैनेजमेंट को हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि इन चीजों को हमें डीप में पढ़ना है, और इनका सिर्फ एग्जांपल दे रखा है। पॉल्यूशन आपको अच्छे से पता है, आपने छोटी क्लासेस में पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी आपने छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है। डिफॉरेस्टेशन क्या है? बेसिकली फॉरेस्ट खत्म हो जा रहे हैं, पेड़ को काटा जा रहा है, वो है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन। और पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का भी एक मैंने बहुत ही बेहतरीन न्यूज सुना, मालूम है आपको, कि पॉल्यूशन ने इंडिया के अराउंड एक ऐसा लेयर बना दिया है ना, मतलब इतना ज्यादा पॉल्यूशन है इंडिया में कि एक लेयर बना दिया है, जो जो लेयर है ना, ऊपर से आते हुए यूवी रेस को, ओजोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि ओजोन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे सिर्फ पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो पॉल्यूशन ने एक ऐसा लेयर बना दिया जो हार्मफुल यूवी रेस को रोक रहा है। तो इंडिया में इस लेवल का पॉल्यूशन हो रखा है। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, तो हम पहले डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की हम बात कर लेते हैं। देखो ओजोन लेयर क्या है, पहले ओजोन लेयर क्या है वो समझो, उसके बाद वो खराब कैसे हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। ओजोन लेयर क्या है ना, कि अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, इसके अराउंड एक लेयर है, दिख रहा होगा, है ना। ये देखो ये अर्थ है, और यहाँ पे ट्रोफोस्फियर है, सबसे जो पहला स्फीयर है, ठीक है, वो। और ट्रोफोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के कहीं बीच में एक ओजोन लेयर है। ठीक है, बीच में है। ये देखो, ये जो ओजोन लेयर का 10% जो पार्ट होता है ना, अरे देखो आप समझ ही लो, ओजोन लेयर का जो 10% पार्ट होता है वो ट्रोफोस्फियर में होता है, 90% स्ट्रेटोस्फियर में होता है। तो ओजोन लेयर अगर पूछा जाए आपको कि किस में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फियर या ट्रोफोस्फियर, तो आप स्ट्रेटोस्फियर कहोगे, क्योंकि 90% तो इसमें प्रेजेंट है ना। और आपकी बुक में स्ट्रेटोस्फियर ही दिया हुआ है, 10% 90% वाला तोड़ के नहीं दिया हुआ है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मुझे माफ कर दो, है ना भाई। आपके आपके बुक में स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर को बताया गया है। ठीक है, हालांकि जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी कि वो 10% ट्रोपोस्फियर में भी एग्जिस्ट करता है। तो ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर बेसिकली एक ऐसा लेयर है ना। ये एक लेयर, देखो ये दिखा रखा है ना, ये एक लेयर है अर्थ के अराउंड, जो आपको हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है, जैसे यूवीसी, यूवीबी, यूवीए। तो इन सारे यूवी रेस को ये यहाँ पे रोक लेता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ। ठीक है, विच एब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ हार्मफुल यूवी रेस। ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल यूवी रेज को, मोस्ट ऑफ को रोक लेता है ये अकेला। यूवी कॉज स्किन, अच्छा यूवी अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो यूवी क्या क्या करता है ना, स्किन कैंसर करेगा। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है भाई? कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं मोतियाबिंद, है ना। मोतियाबिंद मतलब बेसिकली होता क्या है ना, कि आपके आंख का जो सिलियरी मसल आपके आंख के अंदर प्रेजेंट होता है वो बड़ा हो जाता है, और वो आंख को ढक देता है। तो एक कैटरैक्ट भी कर सकता है ना। यूवी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, अगर ज्यादा तो वो प्लांट को जला देगा, हार्मफुल यूवी रेज अगर ज्यादा आएंगी। तो इन चीजों से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाता है। प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है। अगर यही ओजोन लेयर जो है ना ऊपर है, तो ये काम कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। बट अगर यही अर्थ सरफेस पे आ जाए, अगर ये अर्थ पे आ जाए, हम जिस सरफेस पे रहते हैं उतनी नीचे पे अगर ये ओजोन आ जाएगा ना, तो ये बहुत ही डेडली पॉइजन है, बहुत ही खराब है। ये ऊपर ही ठीक है, नीचे आना इसके बस की बात नहीं है। समझ रहे हो? अगर
तो देखो, अब देखो यहाँ पे ओजोन बनता कैसे, पहले अब हम वो देखेंगे। तो ओजोन क्या, देखो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 के प्रेजेंट, O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो एनवायरनमेंट में। तो O2 को पहले तोड़ा गया यूवी के द्वारा। यूवी रेस क्या करेगा, ऑक्सीजन को तोड़ेगा। ठीक है, अब इसको एटम में ये टूट गया, ये हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, एटम हाईली अनस्टेबल होगा। तो एटम किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, अब ये मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन O3 बना देगा। तो बेसिकली O क्या है, ये एक एटम है। O2 क्या है, ये नेचर में पाया जाता है। और O3 क्या है, ओजोन है। समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो ओजोन आपको समझ में आया होगा कि ओजोन बन कैसे रहा है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक। अब डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर धीमे धीमे हटते जा रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर बीच बीच में से फटते जा रहा है, वो एक ब्लैंकेट है ना, तो वो बीच बीच में से फटते जा रहा है। देखो किसकी वजह से फट रहा है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स की वजह से। कौन कौन से केमिकल, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये पहले के टाइम पे रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता था, हालांकि अब नहीं यूज होता। ठीक है, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एसीज। ठीक है, एसी में आज भी यूज होता है। ठीक है, आज भी CFC यूज होता है एसी में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसलिए एसी को थोड़ा लिमिट करो भाई। तुम लोग जो 16-16 डिग्री पे एसी को रन करते रहते हो ना, यही प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, एरोसोल से स्प्रेज में यूज होता है। एरोसोल स्प्रे यानी, अरे बेसिकली आपके परफ्यूम्स और बहुत सारी जितनी भी चीजें स्प्रे वाली है, उनमें लगभग लगभग CFC पहले ही यूज हुआ करता था। ठीक है, तो इसको है ना लिमिट कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस के एक एनवायरमेंटल प्रोग्राम में। ठीक है, UNEP, इन्होंने क्या कर दिया ना, लिमिट कर दिया कि अब CFC को नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, कब लिमिट किया गया था, 1986 के लेवल पे इसको लिमिट कर दिया गया था बाय ऑल कंट्री। सबने, सारी कंट्री ने मिलकर डिजाइन किया था कि हाँ ठीक है, अब हम एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा अपना कर्तव्य निभाएंगे और क्या करेंगे कि CFC के प्रोडक्शन को थोड़ा सा लिमिट करेंगे। सो ये कब किया गया था, 1986 में, ईयर याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम गार्बेज या वेस्ट डिस्पोजल, हमने यहाँ तक ओजोन के डिप्लीशन को टोटली स्टडी कर लिया। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, गार्बेज डिस्पोजल। ठीक है, तो गार्बेज यानी वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट के, वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो देखो, दो टाइप के वेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट से मुझे याद आया कि दो टाइप के आपके घर पे डस्टबिन होने चाहिए। एक पता है ना आपको, आपके घरों पे होना चाहिए, और नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, बट रखो, अच्छी चीज है। और अगर आप जब भी पब्लिक में जाते हैं तो दो टाइप के आपको डस्टबिन देखने को मिलेगा। एक होगा ब्लू, दूसरा होता है, कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है। ग्रीन में आप वेट यानी जो भी भीगे कचरे हैं, ठीक है, जो भी लिक्विड वाले कचरे हैं, उसको आप ग्रीन कलर में डालेंगे। और जो भी ब्लू वाले कचरे, ब्लू वाले डस्टबिन में कौन से कचरे जाएंगे, जो भी सूखे कचरे हैं। सो इन चीजों को फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि इससे काफी कुछ आप थोड़ा सा नेचर के प्रति आप वो दिखा पा रहे हो, है ना। थोड़ा सा तो आपकी कर्टसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नेचर ने इतनी सारी चीजें फ्री में दे रखी है। तो उसके लिए, और थोड़ा सा वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे अब हम समझेंगे। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो टाइप के वेस्ट होते हैं। ठीक है, डिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, जिनको है ना बैक्टीरिया तोड़ देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको तोड़ देते हैं। जैसे अम, दिया है, दिया समझते हो, दिया, दिया, अर्थन लैम्प, जो मतलब जो मिट्टी के दिए आते हैं ना, हम जो दिवाली में यूज करते हैं, छठ पूजा में यूज करते हैं। इनफैक्ट दिया को हम बहुत जगह यूज करते हैं। ठीक है, मिट्टी के घड़े हैं, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू कल्चर्स में क्या किया जाता है ना कि दिया को जल में प्रवाह किया जाता है। तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि इससे गंदगी होती है। क्या सही में इससे गंदगी होती है? नहीं, दिस आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। ये पानी में जाके ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे, ये अपने आप नेचर में नष्ट हो जाएंगे। जो चीज नहीं खराब होते हैं वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनका बैक्टीरिया, वायरस कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो है प्लास्टिक, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स। तो इन चीजों को पानी में डालने से बचो। हम क्या करते हैं ना कि जैसे, अब जैसे भगवान जी को, अब पानी में अगर हमें फूल डालना है, कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक में बांध के डाल देते हैं। भाई ये नहीं करना होता। अगर आपको फूल डालना है तो आप फूल डालो, फिर उसकी पत्तियां डालो, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। समझ रहे हो, वो नेचर में जाके अपने आप वो पानी में कहीं मिल जाएगा, वो जमीन में, मतलब वो हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी अगर आप उसको प्लास्टिक के साथ अटैच कर देते हो, मेटल के साथ अटैच कर देते हो, तो वो कहाँ से भाई वो होगा, डिस्ट्रॉय होगा। समझ रहे हो ना।
तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, आई होप आपको क्लियर होगा। बायोडिग्रेडेबल इज समथिंग विच कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, and non-biodegradable are something which cannot be which cannot be get destructed by microorganisms or anyone। ठीक है। सो डिकम्पोजिशन मतलब वही लिखा हुआ है, डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट डिकम्पोज। ठीक है, ये डिकम्पोज किसी से भी नहीं होता। इससे एग्जांपल फ्रूट, वेजिटेबल्स, पील्स, कॉटन, डंग, पेपर। ठीक है, जितनी भी चीजें हमें नेचर से मिल रही होती है ना, ठीक है, वो सारी चीजें ये बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगी। हालांकि मेटल भी हमें नेचर से मिल रही होती है, बट हमें मेटल निकालने के लिए हमें खुद मेहनत लगती है। ठीक है। सो these आर नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम विच डिकम्पोजेस द मटेरियल। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जिनकी, और वो एंजाइम्स मतलब एंजाइम है ना, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं कि अगर एक पत्ते को मुझे गलाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही बना रहा होगा। ठीक है, और उसकी वजह से वो पत्ता गल जाएगा। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक, सबके लिए एक स्पेसिफिक होते हैं और वो स्पेसिफिक एंजाइम्स ही क्रिएट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो डिकम्पोज कर पाते। So microorganism release enzyme which decomposes the material, but these enzymes are specific, है ना, ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये एक ही पे काम करते हैं, वो जिसके लिए बनाए गए हैं उसी के लिए काम करते हैं इन देयर एक्शन, एंड दैट्स व्हाई एंजाइम्स कैन नॉट डिकम्पोज ऑल मटेरियल। सो एक एंजाइम से सारे मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, हर मटेरियल के लिए अलग अलग एंजाइम्स लगेंगे। ठीक है। ओके, मेथड टू, मेथड ऑफ वेस्ट रिडक्शन। अब वेस्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं? वेस्ट को कम करने के लिए इंडिया के पास बहुत ही बेहतरीन टेक्निक हम बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, हालांकि अब जाके वो लुप्त होती जा रही है। जैसे हमारे घर पे क्या होता है ना कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस चीज को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, बट अब शायद ये यूज कम होते जा रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिड्यूस। सबसे पहले जो देखो, वेस्ट को अगर आपको कम करना है तो पहले तो वेस्ट करो ही नहीं, यानी करो ही नहीं। अगर जैसे अगर आप कभी मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो तो मार्केट वाले से प्लास्टिक लेने से बेहतर है कि आप घर से खुद से क्या लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, कैरी बैग लेके जाओ। ठीक है, तो पहले तो रिड्यूस के करो ही नहीं, और अगर कर रहे हो तो उसको रीयूज करो, हो सके उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करो। अगर आपने एक प्लास्टिक कहीं से ले ही लिया तब उस प्लास्टिक में मतलब मल्टीपल, ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक से घर पे लाए, जो भी सब्जी लाए वो प्लास्टिक को फेंक दिया, नहीं, अब वो प्लास्टिक को मल्टीपल टाइम्स यूज करो। हालांकि हर इंडियन हाउस होल्ड्स में ये ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, क्योंकि हम जितने अवेयर हम लोग थे अनफॉर्चुनेटली थे नेचर को लेके, उतना कोई भी कंट्री नहीं था, बट अब जाके, है ना, ये चीजें चेंज हो चुकी है और वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। सो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दो। रिसाइकल, ठीक है, तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल क्या है? इन चीजों को रिसाइकल करने पे थोड़ा फोकस करो। मतलब जैसे कोई भी चीज को आपने मल्टीपल टाइम्स यूज कर लिया, जैसे हमारे घर पे तो कपड़ा आता है तो कपड़े को फिर बाद में पोछे की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो वो रीयूज हो गया कि कपड़े को पहले, और उसके बाद उसको रिसाइकल कर दिया जाए कि उन्हीं कपड़े को किसी ऐसे फैक्ट्री वाले को दे दिया जाए जिससे वो उस कपड़े को, चलो पहनने के लिए तो वो यूज नहीं होगा, बट उसे क्या पता कोई मतलब डस्टर बन जाए। ठीक है, गाड़ी का डस्टर, या फिर बहुत सारी चीजें बनती है, तो उन चीजों को रिसाइकल किया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, है ना। एक लास्ट ये यहाँ पे दे रखा है, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स। बेसिकली इसमें क्या बताया रखा है ना कि पहले देखो, इफ यू आस्क योर पेरेंट दे विल प्रोबेबली रिमेम्बर अ टाइम, अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो पहले है ना प्लास्टिक के ग्लासेस दिए जाते, प्लास्टिक के ग्लासेस में चाय दी जाती थी ट्रेन पे, पर अब है ना डिस्पोजेबल कप्स आ गए हैं। ठीक है, प्लास्टिक पहली बात तो एनवायरनमेंट में जाके डिकम्पोज नहीं होते, तो प्लास्टिक को तो पहले तो सबसे पहले अवॉइड करो, तो इसलिए है ना आप ट्रेन पे क्या कर रहे हैं ना, डिस्पोजेबल कप्स देते हैं। ठीक है, नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय डिस्पोजेबल ऑफ मिलियंस ऑफ दिस कप्स ऑन अ डेली बेसिस। सम टाइम बैक कुल्हड़, याद है आपको कुल्हड़ की चाय? खैर आज भी मैं जब चाय पीने अगर बाहर कहीं जा रहा हूँ तो आई प्रेफर कि कुल्हड़ वाली चाय मिले। ठीक है, क्योंकि कुल्हड़ इज बेसिकली बायोडिग्रेडेबल, वो नेचर में जाके लुप्त हो जाएगी, अपने आप डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो कुल्हड़ में चाय मिलती थी पहले के टाइम पे, वही बता रखा है, कुल्हड़ बेसिकली मट्टी का बना हुआ होता है ना। तो ये पता है, कुल्हड़ में चाय पीने से अब ठीक है, अब नेचर के प्रति तो आप अच्छा कर ही रहे हो, प्लस अब कुल्हड़ कौन बना रहा होता है? क्या कोई एक बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही होती है? नहीं, कुल्हड़ बेसिकली एक पॉटर बना रहा होता है किसी गांव में कहीं बैठा हुआ। तो आप बेसिकली आप उसको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, है ना। तो अब
उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जिस बंदे को रियल में सपोर्ट की नीड है। सो इन चीजों को फॉलो करो, थोड़ा सा नेचर के प्रति अवेयर रहो। यही इस चैप्टर का मेन मकसद था, है ना। ये चैप्टर लास्ट में दिया हुआ है ना, एकदम आखिरी चैप्टर है। मुझे ये नहीं समझ में आता इस चैप्टर को पहले पे देना चाहिए, क्योंकि अब पहले अवेयर बनो, बाद में पढ़ लेना, ठीक है, जितनी भी चीजें पढ़नी है, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट लेसन यू शुड लर्न। आप अगर नेचर के प्रति आप अवेयर रहोगे तो आप अपनी लाइफ के प्रति भी उतनी ही अवेयरनेस के साथ रहोगे। ओके, सो नो वन एट दैट टाइम, अच्छा कुल्हड़ के बारे में हमने बात कर ली, बट एट लिटिल थॉट शोड दैट मेकिंग दिस कुल्हड़ ऑन लार्ज स्केल वुड इम्पैक्ट वुड रिजल्ट अ लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। अच्छा देखो, कुल्हड़ भी लॉस कर रहा है ना, फर्टाइल सॉइल को खराब कर रहा है कुल्हड़ भी, है ना। जो भी फर्टाइल क्या होता है यार, फर्टाइल ये होता है कि मतलब किससे क्रॉप बन पा रहा हो, जिस मिट्टी से, मतलब फुर्तीली मिट्टी, है ना। अब उसका न्यूट्रिशन ही चला जाता है ये कुल्हड़ की वजह से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं नेचर को हर चीज अफेक्ट कर ही रही होती है, बट हम ये ट्राई कर सकते हैं कि उस चीज को मिनिमल अफेक्शन, मतलब मिनिमल अफेक्ट हो, ऐसी चीजों को हम यूज करें, ठीक है। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड, है ना, आजकल डिस्पोजेबल के पेपर कप्स यूज हो रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर कर ली गई है, एक एक लाइन मतलब नहीं छोड़ी गई है, और एक टॉपिक भी आपको, एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं होगा जो इस चैप्टर में मैंने छोड़ा हो। हाँ, अब अगर आपको बुक के बाहर का ही पढ़ना है तो भाई आप पढ़ सकते हो, कहीं भी जाके पढ़ लो, ठीक है, आपको लाखों वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे। बट मुझे ये पता है कि दिस इज ऑल इनफ, है ना, फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, फॉर योर, मतलब एनसीईआरटी की बुक में जितनी चीजें दी हुई है ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज मयंक पटेल साइनिंग आउट।